1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला बगावत था। 1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला बगावत था। लंदन के कुकुरमुत्तों के खिलाफ भारतीय शेरों का जन्म से अदावत था। अगर देश के गीदड़ों ने देश के साथ गद्दारी नहीं की होती तो 1947 में नहीं, 1857 में ही भारत आजाद था। जी हां, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो पहला बगावत हुआ, पहला विद्रोह हुआ, वो 1857 में हुआ। वो अलग बात थी कि भारत के कुछ राजघराने, जिसमें सिंधिया परिवार के लोग, अब तो खैर अब एक पार्टी में, राष्ट्रवादी पार्टी में आकर के उस परिवार के लोग राष्ट्रभक्ति का संदेश दे रहे हैं। सिंधिया राजघराना, गायकवाड़ राजघराना, होलकर राजघराना, ये सब के सब उस समय के वो मराठा शासक थे जिन्होंने खुल करके अंग्रेजों का साथ दिया। उस समय का तत्कालीन वायसराय, जिसका नाम लॉर्ड कैनिंग था, उसने कहा भी था कि अगर इस विद्रोह में सिंधिया राजघराना अगर सम्मिलित हो गया होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना पड़ता। बहरहाल आज हम लोग जो है आज के सेशन में शुरू कर रहे हैं 1857 की क्रांति, जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, गोरों के खिलाफ सैनिकों का जो है पहला विद्रोह था। और सिर्फ उस सैनिकों का नहीं, आप कह लें कि गरीब लोगों का विद्रोह था, क्योंकि सेना में तब और आज गरीब घर के ही बेटे जाते हैं। किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, किसी आईएएस अफसर का बेटा सेना में नहीं जाता है। हालांकि अब तो उस पर भी जो है कुछ लोगों की नजर लग गई। वो 4 साल का जो है पंचवर्षीय, 4 वर्षीय योजना हो गया। उन दिनों भी सेना में सबसे अधिक जो है गरीब घर के बेटे ही जाते थे, और आज भी वही स्थिति है। तो जाहिर सी बात थी, कुछ ऐसे जो है हालात बने जिसके वजह से जिन लोगों ने उस समय सैनिकों के हाथ में राइफल पकड़ाई, वो राइफल उन्हीं लोगों पर जो है चल गई। इसी घटना को 1857 की क्रांति कहा गया। लेकिन 1857 की क्रांति कोई 1-2 दिन की जो है अंग्रेजों की अनैतिक घटनाओं की वजह से नहीं, 1757 में प्लासी की लड़ाई होगी। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, आपको पढ़ाया मैंने। 1757 से लेकर के 1857, यानी प्लासी को जीतने के बाद उसके लगभग 100 साल तक हम लोगों ने अंग्रेजों के हर पाप को, हर गलती को जो है माफ किया। लेकिन हम लोग उस परंपरा के जो है, उस आध्यात्म को जीने वाले लोग हैं। 99 गलतियां जो है करने के बाद, 99 गलतियां करने के बाद जब शिशुपाल स्वामी गलती करता है तो केशव फिर उससे बात से नहीं, सुदर्शन चक्र से बात करते हैं। आखिर 1757 के बाद 1857 का दौर आया तो आखिर हम लोगों को भी सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। वो अलग बात थी कि परिणाम जो है अपने अनुकूल नहीं रहा था। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे 1857 की क्रांति का राजकीय चिन्ह क्या था, या 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन था, या 1857 की क्रांति में 50,000 का इनामी क्रांतिकारी कौन था, जैसे प्रश्नों का भी जो है हम लोग अवलोकन करेंगे। उससे पहले मैं जो है बता दूं कि 1857 की क्रांति के पीछे कोई एक कारण नहीं था, उसके पीछे बहुत सारे जो है वजह थे। और सबसे जो प्रमुख कारण था वो था जो है अंग्रेजों का भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना, और हस्तक्षेप करना ही नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरीके से जो है कैप्चर कर लेना। और मैंने बताया आप लोगों से कि जो प्लासी की लड़ाई हुई, प्लासी युद्ध हुआ, और प्लासी युद्ध हुआ कब, तो आप कहेंगे प्लासी युद्ध जो है 1757 में हुआ, जिसके तहत इन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। यह छल से जीता हुआ एक युद्ध था। और इस घटना के बाद जो है लगभग ठीक 100 साल के बाद 1857 में, यानी 1857 की क्रांति का जो है बिगुल बजता है। उसके जो पीछे राजनीतिक कारण थे, वो सबसे जो है पहला कारण था भारतीय राजाओं के प्रति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी, उसमें सबसे पहला मैंने पढ़ाया आपको सहायक संधि। कौन सा? सहायक संधि, जिसको कि जो है सब्सिडरी अलायंस के नाम से जो है जाना गया। और सहायक संधि जो है भारत में लाया कौन? तो सहायक संधि को भारत में, सब्सिडरी अलायंस को भारत में लाने का काम
फ्रांसीसियो ने किया था, डुप्ले ने किया था। वो अलग बात थी कि इसका सबसे अधिक मिसयूज किया था किन लोगों ने? इसका सबसे अधिक मिसयूज अंग्रेजों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों के द्वारा सबसे अधिक इसका मिसयूज किया गया था। और सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी में इसको शुरू किया था। हालांकि ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के दिमाग की उपज थी। किसके? डुप्ले के दिमाग की जो है ये उपज थी, लेकिन इसको अंग्रेजों में सबसे पहले शुरू करने का काम जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। और सहायक संधि के तहत जो भारतीय शासक अगर सहायक संधि जो है स्वीकार कर लेते थे, उसके पीछे ये लोग बताते थे क्या कि सहायक संधि आप हमारे साथ जो है कर लीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन करते थे ठीक उसी का उल्टा। राजनीति की दुनिया में हमेशा होता रहा है, आज भी होता है। आप लोगों ने देखा, जब तक देश के अंदर जीएसटी ना लगल रहल, तब तक मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी भी बतावत रहन कि जैसे ही जीएसटी लग जाए एकदम मैं वस्तु सेवा हर चीज सस्ता हो जाए। अब मोदी जी एको बार ना बोलो थमन। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लग गई और उसके बाद हुआ क्या? ठीक उसी का उल्टा। तो यह राजनीति, हमेशा राजनीति की दुनिया में ऐसा होता है, जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता है, जो किया जाता है कभी कहा नहीं जाता है। राजनीति की दुनिया में जो दिखता है वो कभी होता नहीं है, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। आप देख लीजिए, भारत में एक ट्रेन चलाई जाती है जिसका नाम है गरीब रथ। क्या नाम है? गरीब रथ। ससुरा के पूरी की पूरी उसकी बोगी एसी है। अब उसमें कितना गरीब बैठते होंगे? एक भी नहीं, यानी सब अमीर बैठते होंगे ना। ट्रेन में एसी में सफर करने वाला व्यक्ति बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक होगी। लेकिन उस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? गरीब रथ रखा गया है। तो यह इतिहास हमेशा दोहराता है, अंग्रेजों के समय से ही ये चल रहा है मामला। सहायक संधि जो भी स्वीकार कर लेता था, सहायक संधि जो भी भारतीय शासक जो है स्वीकार कर लेता था, जो भी भारतीय शासक सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, तो उसको अपनी स्वयं की सेना रखने से वंचित कर दिया जाता था। और उसके साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना रखते थे। वो अलग बात थी कि उसकी सुरक्षा के लिए जो सेना रखी जाती थी उसका जो खर्च होता था उसी राजा से लिया जाता था, लेकिन उसको अपनी अब सेना रखने का परमिशन नहीं होता था। यानी जिस राजा के पास खुद की सेना न हो वो तो बिल्कुल वैसे ही होगा ना, ऐसा व्यक्ति जो बैसाखी पर चलता हो लेकिन उसके पास बैसाखी न हो। बहरहाल सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला, अगर जो है पूछा जाए कि पहला भारतीय शासक कौन था या क्षेत्र कौन था, तो उसके लिए जो है आप चाहें तो हिस्ट्री को जो है याद कर सकते हैं। कौन सा? हिस्ट्री को आप याद करिए और आसान है, HMT। क्या? HMT, घड़ी नहीं। यहाँ H का मतलब क्या है? हैदराबाद। क्या? हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। और इसने सबसे पहला हैदराबाद का निजाम पहला ऐसा जो है भारतीय शासक था जिसने कि इनकी सहायक संधि को जो है स्वीकार कर लिया। दूसरे में M का मतलब है क्या? मैसूर। क्या? मैसूर। और मैसूर जो है कब? तो आप कहेंगे 1799 में। हालांकि टीपू सुल्तान ने कभी सहायक संधि स्वीकार नहीं किया, जबरदस्ती उस पर थोपा गया, ये आरोप लगाया गया कि तुमने स्वीकार किया है। इसीलिए तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें श्रीरंगपट्टनम में युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुआ। हाँ, वो अलग बात थी कि मैसूर साम्राज्य खत्म हुआ तो उस पर वाडियार वंश की जब स्थापना की गई तो वाडियार वंश के शासक ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, लेकिन टीपू सुल्तान कभी नहीं स्वीकार किया। और टी का मतलब यहां है, टी का मतलब है क्या? टी का मतलब है तंजौर। क्या? तंजौर। तंजौर।
और तंजौर ने जो है ये भी स्वीकार किया कब 1799 में। और इन लोगों ने स्वीकार किया, हैदराबाद के निजाम ने जब स्वीकार कर लिया तब उसको पता चला कि यार इसका बस नाम सहायक संधि है, काम तो ठीक उल्टा है। अंग्रेज बस रक्षक बनने का एक ढोंग कर रहे हैं, काम तो इनका भक्षक का है। और ये सहायक संधि भी जो है वो वजह थी जिसके वजह से बहुत से ऐसे जिन शासकों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, सब अंग्रेजों से असंतुष्ट हुए और जाहिर सी बात है आगे चल करके वो उनके अंदर जो प्रतिशोध की ज्वाला जल धधक रही थी आगे चल करके वो लपट में बदल गई। और दूसरा सबसे जो है बड़ा काम किया और वो था क्या, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। कौन सी? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति या इसी को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना गया। और ये तो और बना हुआ था, कौन? लॉर्ड डलहौजी। ये उल्लू का ढक्कन भारत में आया तो इसने जो है गाइडलाइन जारी कर दी और गाइडलाइन जारी की कि किसी भी भारतीय शासक का अगर उसकी कोई अपनी औलाद नहीं है तो वो किसी को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। उसके साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। यानी ये कहता था कि जेकर केहू नहीं खे ना हमनी का बानी जा ईस्ट इंडिया कंपनी। और ऐसे लोग बड़े विचित्र होते हैं जो सिर्फ अपना होने का दिखावा करते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। लॉर्ड डलहौजी यही था। आपसे पूछा जाता है हड़प नीति के तहत जो है, हड़प नीति के तहत भारत के सबसे पहले किस क्षेत्र को जो है जीता गया था, तो उसको अगर आपको याद करना है तो इस ट्रिक को जो है आप याद कर सकते हैं, इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। और क्या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो जीते गए क्षेत्र थे उसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। सीता जी संभलकर। क्या? सीता जी संभलकर बाघ संभलकर सामने बाघ झांसी में है। कहां पर है? झाड़ी याद कर ले, झाड़ी से झांसी आप याद कर सकते हैं, झाड़ी में है। और सीता जी का मतलब हो गया सतारा। सतारा को अंग्रेजों ने सबसे पहले इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है 1848 में जो है हड़प लिया था। जी का मतलब है जैतपुर। जैतपुर को इन लोगों ने, जी हाँ, 1848 में ही जो है हड़प लिया। संभल का मतलब है संभलपुर। संभलपुर, संभलपुर ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है तो आप कहेंगे कि उड़ीसा में जो है पड़ता है। संभल को भी हड़प नीति के तहत ही अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था। हड़प नीति के तहत जो है अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था। उसके बाद जो है सामने का मतलब क्या है तो आप कहेंगे कि सामने का मतलब है संभलपुर। बाघ का मतलब है बघाट। बघाट जो कि ये पंजाब वाले जो है बेल्ट में था। झाड़ी का मतलब है क्या? झांसी। झांसी जिसको इन्होंने कब, तो आपको अगर जो है पूछा जाए कि झांसी को इन्होंने अपने कब्जे में कब किया था तो आप कहेंगे कि झांसी को इन्होंने जीतने में सफलता जो है प्राप्त की कब? 1853 में। 1853 में इन्होंने झांसी को 1853 में जो है, जबकि इनको जो है 1849 में, इनको भी 1849 में अपने कब्जे में कर लिया था। तो इस स्टेटमेंट से जो है आप याद कर सकते हैं कि वो कौन कौन से जो है क्षेत्र थे जिसको कि अंग्रेजों के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। सामने ये सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए है। उधर, उधर से जो है याद कर सकते हैं उदयपुर।
इसको भी अंग्रेजों के द्वारा जो है 1850 में अपने साम्राज्य में मिलाया गया था। सिक्किम को इन्होंने अपने साम्राज्य में 1850 में मिला लिया। किसको? सिक्किम को। और सिर्फ जो है अंग्रेज डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके इनको जो है मिलाया गया था। और दुर्व्यवहार क्या था? उन अंग्रेज डॉक्टरों के साथ मिसबिहेव किया गया था, बदतमीजी की गई थी। जबकि सिक्किम के लोग लेप्चा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनकी भाषा वो नहीं समझते, उनकी भाषा ये नहीं समझते, तो इनसे दुर्व्यवहार क्या हुआ था। लेकिन क्या ही बताया जाए, इन्होंने 1856 में, कब? 1856 में, 1856 में इन्होंने जीत लिया था। किसको? अवध को। अवध को। और किसके? कुशासन का आरोप लगाया। कुशासन, खुद जो है इनका शासन जो है बड़ा विचित्र था। ये खुद जो है कुशासित थे, इनका शासन खुद ही कुशासन का जो है एक रूप था। और अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल राजनीतिक दल दूसरे पर सिर्फ जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत वो खुद ही सिख से नख तक जो है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होते हैं। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार, दिए हुए मामलात के अनुसार अगर जो है आपसे पूछा जाए कि कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजों ने किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तो आप कहेंगे कि अवध पर। और डॉक्टरों पर जो है दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके जो है किसको इन लोगों ने अपने कब्जे में किया था, तो आप कहेंगे किसको? तो सिक्किम को। तो ये कुछ ऐसे राजनीतिक कारण थे जो कि असंतोष के रूप में भारतीय राजाओं के दिलो दिमाग में जो है बैठता चला गया। वो अलग बात थी कि उस समय राष्ट्रीय एकता की कमी थी, वो अलग बात थी कि उस समय राष्ट्रीय चेतना की कमी थी, वो अलग बात थी कि उस समय एक केंद्रीय सत्ता की जो है कमी थी। लेकिन ये प्रतिशोध की ज्वाला आगे चल करके लपट में बदली। तो 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे उसमें सबसे पहला कारण था राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण में भी अगर जो है आपसे पूछे वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो 1857 की क्रांति को जो है बिल्कुल दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दिया, तो वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी वो इतनी विचित्र थी कि भारतीय जनमानस वो तो पहले से ही कूढ़ रहा था अंग्रेजों से, आखिर फूट पड़ा। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति का जो है और प्रमुख कारण, जो दूसरा प्रमुख कारण था वो था जो है सामाजिक और जो है धार्मिक कारण। सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, ये भी जो है वो मामलात थे। जैसे धार्मिक कारण की जो है बात किया जाए तो इन्होंने लेक्स लेकी अधिनियम 1850 जो है लागू जो है जारी किया। और इस अधिनियम के तहत अगर कोई जो है भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार करता है तो वो अपने माता पिता की जो है प्रॉपर्टी में बिल्कुल वैसे ही हकदार होगा जैसे जो है पहले था। उसके खिलाफ जो है किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव किया जाएगा तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भेदभाव करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी। यानी जो लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते थे, एक तरीके से लेक्स लेकी अधिनियम के तहत उनको संरक्षण प्रदान किया जाता था। दूसरा काम इनके द्वारा जो है किया गया वो ये, जो लोग ईसाई धर्म को जो है स्वीकार कर लेते थे, ईसाई धर्म को जो है स्वीकार कर लेते थे, ईसाई धर्म को स्वीकार करते थे, उन लोगों के साथ और जो लोग स्वीकार नहीं करते थे उन लोगों के साथ इनके व्यवहार में, अंग्रेजों के व्यवहार में बड़ा अंतर होता था। अंग्रेजों की नौकरी में काम करने वाले लोग जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते थे उनको प्रमोशन दिया जाता था, उनके साथ जो है एक अलग जो है व्यवहार होता था। लेकिन जो लोग ईसाई धर्म नहीं स्वीकार करते थे उनको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता था। तो ये कुछ ऐसी जो है व्यवस्थाएं थी उस समय की जिसके वजह से 1857 की क्रांति को जो है संभाव्य बना दिया था। इन्होंने चार्ल्स वुड एक्ट जो है पास किया और प्रत्येक जिले में कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कराई। प्रत्येक जिले में कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कराई। और ये कॉन्वेंट जो स्कूल होते थे, कॉन्वेंट स्कूल क्या आज भी तो हैं,
बताने की जरूरत है। लेकिन इसमें सबसे विचित्र बात थी कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले जो है बच्चे जो थे, उनको पढ़ाई के साथ साथ जो है ईसाई धर्म की तरफ जो है परिवर्तित किया जाता था। आज भी कामो बेस जहां तहां जो है स्थिति वही है। यानी भारतीयों के दिलो दिमाग में बचपन से ही ईसाई धर्म सबसे अच्छा है, हिंदू धर्म सबसे बेकार है, या मुस्लिम धर्म सबसे बेकार है, जैसी भावनाओं को कूट कूट करके जो है भर दिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ही भारत में सबसे पहले जो है आईसीएस एग्जाम यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा, ये प्रतियोगी परीक्षा जो है शुरू हुई। भारत में नहीं शुरू हुई, शुरू तो लंदन में हुई। और लंदन उन दिनों कौन से लोग जा सकते थे? जो आर्थिक रूप से बेहद संपन्न थे। यानी भारतीय समाज में भी जो व्यक्ति प्रतिभावान था, लेकिन अगर उसके पास लंदन तक जाने की जो है औकात नहीं थी, तो वो आईसीएस एग्जाम के लिए वो अयोग्य घोषित था, वो जा ही नहीं पाएगा। तो आगे की जो है बात ही खत्म हो जाती है। तो बहुत ऐसे जो है मामलात थे जिसके वजह से सामाजिक और धार्मिक इन लोगों ने व्यवस्थाओं में इतना जो है परिवर्तन किया कि अंततोगत्वा भारतीय जनमानस में ये बातें जो है उभर कर आने लगी कि अब पूरी तरीके से जिस तरीके से इस्लाम धर्म के लोग भारत को हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने के लिए जो है हद तक प्रयोग किए, वही काम अब वो अंग्रेज कर रहे थे। तो ये सामाजिक धार्मिक जो उस समय की जो है व्यवस्थाएं थी, उनमें परिवर्तित किया गया और परिवर्तन किया गया। डलहौजी के समय में नहीं, लेकिन 1833 में ही जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। किसको? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। शिक्षा का माध्यम, वो सारे बातें मैं बता रहा हूं जिसके वजह था कि 1857 की क्रांति हुई। शिक्षा का माध्यम बना दिया गया तो जाहिर सी बात है हिंदू जनमानस के लोग, कुछ लोगों ने उसको स्वीकार किया और कुछ लोगों के मन में नफरत की भावना पैदा हुई कि अंग्रेजी जबरदस्ती हम लोगों पर थोपी जा रही है। और आज भी उत्तर भारत के लोगों के साथ जो है कामोबेश वही स्थिति है। तो ये कुछ सामाजिक धार्मिक जो है रीति रिवाज उस समय के कारण थे, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति जो है संभाव्य हो गई थी। तीसरा जो प्रमुख कारण था वो था जो है प्रशासनिक कारण में क्या था? लॉर्ड डलहौजी जब अपने शासनकाल में आता है तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही जो है उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति प्रतिबंधित कर दी जाती है। भारतीयों की नियुक्ति प्रतिबंधित कर दी जाती है। भारतीयों के पोस्टिंग कह सकते हैं, नियुक्ति जो है वो क्या कर दी गई? तो जी हाँ, प्रतिबंधित कर दी गई। किसके समय में? आप कहेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में यह काम हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में यह काम हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस उच्च पदों पर भारतीय लोगों को जो है बैन कर दिया गया, और बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो जाहिर सी बात थी उच्च पदों पर भारतीय नहीं पहुंच पाएंगे, और नहीं पहुंच पाएंगे तो होगा क्या? निम्न पदों पर, चतुर्थ श्रेणी के पद पर भारतीय, उच्च पदों पर अंग्रेज, तो भारतीय लोगों के साथ सौतेला व्यवहार होगा ही होगा। और जो लोग वहीं पर सेना की स्थिति या जो है दूसरे जो डिपार्टमेंट थे, एक ही ओहदे पर काम करने वाला एक अंग्रेज, उसको वेतन अधिक दिया जाता था, उसको सुविधाएं अलग दी जाती थी। लेकिन उसी पद पे काम करने वाला अगर भारतीय व्यक्ति होता था तो ब्लैक, इंडियन डॉग जैसे शब्दों से उसको महिमा मंडित किया जाता था, और वेतन भी बस उतना ही दिया जाता था कि वो ठीक से जी भी ना पाए और ठीक से मर भी ना पाए। तो ये कुछ प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही प्रत्येक जिलों में कलेक्टर पद बनाया गया। जिलाधिकारी जो है अपने जिले का सबसे बड़ा न्यायाधिकारी भी होता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और हर जिले में जब अंग्रेज बैठा हुआ है न्यायालय में, तो जाहिर सी बात थी
चाहे कितना भी बड़ा भारतीयों के साथ अपराध हो, अपराधी अगर अंग्रेज होता था तो वो दोष मुक्त कर दिया जाता था। ये सब कुछ ऐसे कारण थे जो कि अंग्रेजों के प्रति नफरत की भावना को जो है बिल्कुल हिमालय की तरह जो है, पहाड़ की तरह जो है कर दिया। और यही वजह था कि आगे चल करके 1857 की क्रांति बिल्कुल जो है संभाव्य हो गई थी। और अगला जो प्रमुख कारण 1857 की क्रांति में वो सैन्य कारण था। सैन्य कारण में जो है क्या था, सैनिकों को कम वेतन। कौन से सैनिक? भारतीय सैनिक। भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, जबकि सबसे अधिक संख्या किसकी थी? भारतीय सैनिकों की। लेकिन भारतीय सैनिकों को सबसे कम वेतन दिया जाता था। भोजन भी जो उनको दिया जाता था उसकी क्वालिटी जो है बड़ा ऐसी होती थी कि अगला अगर बस उसको देख ले भर नजर तो खाने की जरूरत नहीं होती थी, ऐसे ही देखकर ही पेट भर जाता था। दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 सालों के बाद भी हम लोगों ने इतना प्रगति की, हमारी सरकारों ने इतना प्रगति की कि सैनिकों को आज भी हम ठीक से भोजन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से जब तक वीडियो जो है वायरल होती रहती है। तो सेना में काम करने वाले लोग उस समय भी गरीब थे, इस समय भी गरीब हैं, गरीब घर के ही बेटे जाते हैं। और देश की व्यवस्था चाहे कितना भी उन्नति कर ले, हमेशा सौतेला व्यवहार जो है गरीब लोगों के साथ ही होता रहा है और आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये राजनीति का यही जो है सबसे स्याह पहलू है। रामराज तो सिर्फ कहने की बातें हैं, सिर्फ वोट लेने की बातें हैं। और वोट ही एक जो है रोग है जिसके वजह से इनकी भाषा बदली हुई है, नहीं तो क्या ही बताया जाए। सैन्य कारण जो थे प्रमुख, मैंने बताया कि भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, जबकि वहीं पर उसी ग्रेड पर काम करने वाले जो ब्रिटिश सैनिक होते थे उनको अधिक वेतन दिया जाता था। भारतीय सैनिकों के लिए जो है भोजन और खाने की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल निम्न कोटि की थी, जबकि अंग्रेज सैनिकों के लिए जो है अलग से मेस, अलग से उनके लिए व्यवस्थाएं होती थी। क्या ही बताया जाए। सेना में काम करने वाले लोगों को वो दौर था जब आजकल देखते हो गांव में आलू को भरने के लिए वो जूट वाला जो बोरा आता था, वो बोरा जो है पकड़ा दिया जाता था इन लोगों को, भारतीय सैनिकों को। किस लिए? इसको फाड़ करके तुम अपने लिए जो है ओढ़ने के लिए चादर बना लो, क्योंकि ठंडक के मौसम में चादर की जरूरत पड़ेगी ना। उसका विरोध हुआ तो उन लोगों ने कंबल दिया। वो कंबल भी ऐसा था कि क्या ही बताया जाए। आज भी आपके घर में सेना में लोग होंगे, अगर घर पे लाते होंगे तो देखना, अगर उस पर बैठ जाओ तो कसम से पूरी रात जो है नींद नहीं आएगी, वो इतना चुभता है। तो भोजन को लेकर के, वेतन को लेकर के, रहन सहन के स्तर को लेकर के, ये तमाम ऐसे जो है सैनिकों में असंतोष थे, जो कि आगे चल करके 1857 की क्रांति का जो है वजह बन गया। और जो सबसे जो है प्रमुख जो है तत्कालीन कारण था, जो प्रमुख कारण था, आर्थिक कारण बताने की जरूरत ही नहीं कि भारत के जितने भी उद्योग धंधे थे उसको पूरी तरीके से सब उद्योग धंधों पर ब्रिटिश हुकूमत ने अपना जो है कब्जा कर लिया था। और भारतीय उद्योग धंधे थे वो पूरी तरीके से क्या हो गए थे? बर्बाद हो गए थे। भारत से रॉ मटेरियल को खरीद करके अंग्रेज जो है अपने देश में ले जाते और उसको कपड़ा या कह लो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके और भारत में ला करके जो है बेचने का काम करते। जब भारतीय लोगों से खरीदते थे रॉ मटेरियल के रूप में तो औने पौने दाम जो है देते थे, लेकिन वही प्रोडक्ट बना करके भारत में जब ला करके बेचते थे तो आसमान छूता था उसका जो है रेट। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल हम लोगों के यहाँ रबी की फसल देख रहे हो तैयार हो गई है, इस समय गेहूं का रेट बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही गेहूं जो है हमारी सरकारें खरीद लेती है या व्यापारी वर्ग खरीद लेता है। और उसी गेहूं को जो है जब वो तो इस समय औने पौने दामों पर खरीदेगा और उस समय जो है जब हमको खरीदना पड़ेगा बीज के रूप में तो उसका जो है रेट आसमान छूता रहता है। ये हमेशा से होता रहा है।
आर्थिक उद्योग धंधों को पूरी तरीके से जो है इन लोगों ने चौपट कर दिया था। किसी अंग्रेज ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था बिल्कुल ऐसी है कि गंगा के किनारे से ये धन धान्य को सोख लेती है और टेम्स के किनारे ला करके निचोड़ देती है। तो उसने सही लिखा था। भारतीयों से नील की खेती कराई जाती थी। आगे चल करके पढ़ाऊंगा कि इसी के लिए जो है नील विद्रोह हुआ था। नील की खेती होती थी और नील होता क्या था, पौधा जो कि जिस जलवायु में धान की फसल अच्छी होती है वहीं पर यह हो सकता था। जबरदस्ती धान की खेती न करा करके नील की खेती करवाई जाती थी, क्योंकि जिन लोगों के शरीर पर ठीक से कपड़ा नहीं है वो नील का क्या करेंगे, पिएंगे। तो जाहिर सी बात है उसको औने पौने दामों पर अंग्रेज खरीद लेते थे और यूरोप के चूंकि मार्केट में उसकी डिमांड थी, उसको ऊंचे दामों पर बेच करके अधिक से अधिक जो है लाभ कमाते थे। ये बात भारत के लोग भी जानते थे, लेकिन मुंह नहीं खोल सकते थे। बहरहाल 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था, तत्कालीन कारण वो कारण मैंने बताया जो पिछले 100 साल से यानी 1757 से 1857 के बीच जो है जहां तहां ऑलमोस्ट हर जगह जो है अपने अस्तित्व में रहा। लेकिन तत्कालीन कारण जो है जो रहा था वो ये था कि उस समय जो लोहे की बंदूक आती थी, लोहे की जो बंदूक थी, लोहे के बंदूक की जगह पर जो है राइफल लाया गया, राइफल। और लोहे की जो बंदूक थी जिसको ब्रश गन के नाम से जाना जाता था, अब राइफल जो है लाया गया है। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही लाया गया था। और इस राइफल में जो इस्तेमाल होता था कारतूस, इस राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होता था, उस कारतूस को जो है लगाने के लिए, कारतूस को जो है राइफल में लोड करने के लिए जो है दांत से काटना पड़ता था। अंग्रेजों ने सिर्फ एक वहम फैला दिया, भ्रम फैला दिया, अफवाह फैला दिया कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। गाय और सुअर की चर्बी जैसी कोई बात ही नहीं थी। अगर गाय सुअर की चर्बी उसमें लगाई जा सकती थी तो गाय और सुअर के अलावा भैंस, बैल, पड़वा, इनका भी तो जो है फैट इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन ये दोनों जानवर उस समय भी और इस समय भी धर्म विशेष के लोगों से जो है जुड़े हुए हैं, तो उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए ऐसा किया जाता था। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए ऐसा किया जाता था। और उसके पीछे भी इनका उद्देश्य था क्या? उसके पीछे इनका उद्देश्य था धर्म परिवर्तन कराना। इन सबके पीछे उद्देश्य क्या था? धर्म परिवर्तन कराना। और उस समय चूंकि सेना में काम करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता था ना। आज भी हाई स्कूल पास कर लेने के बाद जो है देखते हैं जिन लोगों का सपना ही सेना है वो तुरंत जो है रोड पर दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हालांकि अब तो कोई उसका मतलब भी नहीं है, क्योंकि अब वो तो अग्निवीर हो गया, उसमें भी आग लगा दिया गया। हुआ यूं, जो सैनिक उस कारतूस को दांत से काटने से मना करता था तो कहा जाता था कि ठीक है, नौकरी छोड़ दो, घर जाओ। और भारत में जो है बेरोजगारी हमेशा महामारी रही है और जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है हमेशा रहेगी। और अगर कारतूस को दांत से काट लेता था तब भी कहा जाता था कि तुम सेना छोड़ दो, क्योंकि तुम कारतूस को मुंह से जो है काट लिए हो, छू लिए हो, तो अब तुम्हारा धर्म जो है भ्रष्ट हो गया। और तुम्हारा धर्म नहीं है तो तुम इंसान ही नहीं हो, और इंसान नहीं हो तो नौकरी कैसे रहेगी? छोड़ दो नौकरी। तो एक तरफ कुआं, दूसरे तरफ खाई। और अगला टेंशन में कि अभी तक तो कह रहे थे कि जो दांत से नहीं इसको कारतूस को इस्तेमाल करेंगे, काटेंगे नहीं, उनको सेना छोड़ देनी पड़ेगी, नौकरी से रिजाइन करना पड़ेगा। और कर लेने के बाद भी वही हालात है। तो उसको समझाया जाता था कि एक तरीका है नौकरी बचाने की। क्या?
ईसाई धर्म स्वीकार कर लो। यहां कारतूस दिन भर मुंह में भी डाल के बैठे रहोगे ना तो धर्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी तब सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते हो कि अपना धर्म परिवर्तित कर लो? हर दुख संताप को जो है इंसान झेल जाता है, लेकिन धर्म कर्म से समझौता, और वो भी भारत जैसे देश में, संभव ही नहीं था। गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का, गाय और सुअर के जो है चर्बी वाले कारतूस का यह र्यूमर इतना तेजी से फैला कि विभिन्न जो आर्मी सेंटरों पर, सैन्य छावनियों में उसका जो है विरोध होने लगा। यह लॉर्ड डलहौजी के समय में बनाई गई पॉलिसी थी। हालांकि डलहौजी आग लगा करके चला गया, उस आग को झेला था जो है लॉर्ड कनिंग ने। तो आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के लिए जो है किसकी नीतियां जिम्मेदार थी, तो आप कहेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की नीतियां, पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड डलहौजी सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन जब देश में 1857 की क्रांति, रिवोल्ट 1857 हुआ, तो उस समय वायसराय कौन था? तो कहेंगे कि उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। हालांकि ये क्रांति के बाद जो है वायसराय पद बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग जो है इसी के कार्यकाल में 1857 की क्रांति जो है हुई। लेकिन अगर पूछेगा कि किसकी पॉलिसी जो है जिम्मेदार थी, किसकी नीतियां जिम्मेदार थी, नीतियां जिम्मेदार थी, तो आप उस तब बताएंगे कि लॉर्ड डलहौजी की। किसकी? लॉर्ड डलहौजी की नीतियां जो है जिम्मेदार थी। लॉर्ड डलहौजी की नीतियां जिम्मेदार रही थी। और ये ही माहौल उस समय चल रहा था। तब तक बैरकपुर ये जगह जो है पड़ती है आज भी पश्चिम बंगाल में। उस समय तो बंगाल था, अब तो ये पश्चिम बंगाल है। और बैरकपुर छावनी में ये घटना घटती है किस दिन? तो आप कहेंगे 29 मार्च वर्ष 1857 को। 29 मार्च 1857 को एक घटना घटी जब उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला की ही एक तहसील हुआ करती थी जिसका नाम था बलिया। अब तो बलिया बाद में अलग जिला बना दिया गया। बलिया में नगवा गांव, वहां के रहने वाले मंगल पांडे, और उस समय पोस्टेड थे कहां पर? बैरकपुर छावनी में, बंगाल में। होली की छुट्टी बिताने के बाद जब सब जवान जो है अपने अपने ट्रेनिंग सेंटरों पर अपने छुट्टी बिता करके अपने अपने जो है ड्यूटी पर पहुंचते हैं, तो उनको राइफल की ट्रेनिंग जो है दी जानी थी। और राइफल की ट्रेनिंग जो है इनको दी जानी थी, इसलिए एक दिन घटना घटती है जब ट्रेनिंग सेंटर पर सुबह के वक्त फायरिंग कराई जा रही थी। सभी जवान फायरिंग के लिए अपने अपने पोजीशन में थे। आप देखे होंगे जब फायरिंग के लिए जवान अपना पोजीशन में होता है तो पूरी तरीके से पेट के बल हो जाता है। ब्राह्मण व्यक्ति थे मंगल पांडे। जब इनके पास भी कारतूस जो है दी गई कि इसको दांत से काटना है, राइफल में लगाना है, और ट्रिगर वाली उसी समय राइफल आई थी, फायर करना है, ये भड़क गए। ये नहीं हो सकता है, तुम दांत से काट करके जो है दे दो मैं लगा करके फायर कर दूंगा, लेकिन अपने दांत से तो जाहिर सी बात थी इनका जो ट्रेनिंग ऑफिसर था इन पर गुस्सा आया। हालांकि था तो भारतीय, कि अब तुमको अलग से एक दांत काटना रखा जाएगा, इतना रईस हो गए हो। लेकिन मंगल पांडे ने जब उसको यूज करने से मना किया तो उस समय वहां पर मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल, जिसका नाम था कर्नल बाग, उसको खबर दी गई और कर्नल बाग जो है आता है तो मंगल पांडे को गाली बकना शुरू कर देता है। जो जवान पेट के बल जो है जमीन पर लेटा था, फायरिंग पोजीशन में था, और ये पीछे खड़ा होकर के गाली बक रहा है, इडियट, नॉनसेंस, और भी अच्छी अच्छी बातें। लेकिन जो नीचे जमीन पर जो है लेटा हुआ था वो कौन सा शेक्सपियर था? वही बलिया का रहने वाला आदमी भोजपुरी समझता था। ये भोजपुरी में गाली अगर जो देते तब तो वो समझता, वो तो बढ़िया रिएक्ट भी करता। लेकिन अंग्रेजी में बोल रहे थे तो उसको क्या पता थी, तो वो नीचे लेटे लेटे मुस्कुरा रहा था कि तुम क्या बोल रहे हो, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है।
और लेफ्टिनेंट कर्नल बाग गुस्सा रहा था कि इसको डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उसके बाद भी मुस्कुरा रहा है। ये ह्यूमन नेचर है। कोई आप पर गुस्सा हो और आप जब वो बोले तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। आपकी मुस्कान चाहे कितनी भी जो है खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसके गुस्सा में वो एकदम यूं समझ लीजिए कि कैटलिस्ट का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। सच्ची आखिरकार इनके मुस्कुराने की वजह से कर्नल बाग जो है आग बबूला हुआ और ये लेटे हुए फायरिंग रेंज पर लेटे हुए थे। इनके पीठ पर धमाधम 2 रसीद उसने राइफल के पट से जो उसके पास थी काट दिया। वो बैल ये भूल गया कि उसके राइफल में भी ऑलरेडी कारतूस जो है लोडेड थी। बट के तरफ से एक बार पट्ट दे इनके पीठ पर दिया, दूसरी बार दिया तो ये जो है अब पेट के बल से पीठ के बल हो गए। वो इसलिए कि ये समझ गए कि इसका मतलब कि ये कमीना गुस्सा रहा था। और दूसरी बार जो है जब इनके ऊपर अटैक किया तो जाहिर सी बात है हाथ से उसको पकड़ेंगे। बट के तरफ से ये पीट रहा था। ट्रिगर होती किधर है? बट के तरफ। जो नीचे लेटा हुआ था उसने कोई इफ बट नहीं किया, वो पट से ट्रिगर जो है दबा दिया। राइफल भी इनकी, गोली भी इनका, खोपड़ी भी इनका, ऊपर ही माला उड़ गया। और इस तरीके से 29 मार्च 1857 के दिन ये जो घटना घटी, इसको मंगल पांडे ने इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिख दिया। ये पहले ऐसे भारतीय हुए जब किसी एक अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी और वो चला गया। उससे बड़ा अधिकारी जिसका नाम जो है ह्यूरेसन था, ह्यूरेसन दौड़ करके आता है, इडियट नॉनसेंस व्हाट इज दिस, ये वो। मंगल पांडे के पास कारतूस भी था, राइफल भी था, लेकिन अपने धर्म कर्म के प्रति हम भारत के लोग जो है कितना आस्थावान होते हैं। उन्होंने कारतूस को इसलिए नहीं छुआ क्योंकि अपने धर्म से कोई समझौता नहीं होना था। इसलिए इन्होंने राइफल के में जो आगे संगीन लगी होती है उसी संगीन से जो है वार कर दिया ह्यूरेसन पर, और धड़ाधड़ उसके ऊपर जो है कई वार कर दिए इन्होंने। मैंने उसका भी मुरब्बा बना दिए, तो वो भी चला गया। जाहिर सी बात है दूसरे सैनिकों ने मंगल पांडे को जकड़ लिया, मंगल पांडे पकड़े गए, कोर्ट मार्शल किया गया, इन पर मुकदमा चलाया गया और फांसी तो इनको जो है देनी थी। कहा जाता है 15 मार्च के दिन, 15 अप्रैल के दिन, लेकिन एक हफ्ता पहले ही इनको जो है अंततोगत्वा फांसी दे दी गई। और 8 अप्रैल 1857 की वो अशुभ घड़ी थी जब सरेआम सैनिकों के सामने जो है इनको फांसी पर लटका दिया गया। लटकाने से पहले इनको फांसी देने से पहले इनकी अंतिम इच्छा जब पूछी गई तो इन्होंने कहा एक बार और राइफल लोड करके पकड़ा दो। आखिरकार कहा जाता है कि इनको खुलेआम फांसी दी गई। वहां उपस्थित सैनिकों से जो है इन्होंने कहा आज मेरी बारी है कल तेरी बारी आएगी, ये ध्यान रखना। आज मेरी बारी है कल तेरी बारी होगी, बारी बारी एक दिन सबकी बारी होगी। इसलिए अपनी बारी आए उससे पहले वारा नियारा जो है कर दिया जाए। क्या देखते हो, मारो फिरंगियों को। अपनी अंतिम इच्छा में भी मारो फिरंगियों का नारा दिया था किसने? मंगल पांडे ने दिया था। किसने? मंगल पांडे ने दिया था। तो बैरकपुर की घटना जो है कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को हुई थी। और यहां पर अगर पूछा जाए कि क्रांतिकारी कौन थे तो आप कहेंगे कि क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। क्रांतिकारी कौन थे तो आप कहेंगे कि क्रांतिकारी मंगल पांडे थे, जो मूल रूप से उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था और उत्तर प्रदेश जो है कहा जाता है। तब बलिया जिला के अंतर्गत जो है गाजीपुर जिला के अंतर्गत बलिया जो है आया करता था। अब तो बलिया खुद ही एक जिला है। क्रांतिकारी मंगल पांडे और जो ब्रिटिश अधिकारी जो मारे गए थे, ब्रिटिश अधिकारी मारे गए थे,
ब्रिटिश अधिकारी, उसमें कौन कौन था? तो एक था कर्नल बाग। कर्नल बाग, इनका बाग उसी दिन उजड़ गया। और दूसरा था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल बाग, और दूसरा था जिसका नाम था कर्नल ह्यूरेशन। कर्नल ह्यूरेशन। आज भी सेना में आपके घर के लोग काम करते होंगे तो पूछना, कर्नल लेवल के अधिकारी से एक सिपाही की बोलने की औकात नहीं होती है, बात नहीं कर सकता है। और उन दिनों दो दो को इन्होंने निपटा दिया, तो जाहिर सी बात थी इस घटना का जो परिणाम हुआ उसको बताने की जरूरत नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे शहीद हो गए। मंगल पांडे शहीद हुए। मंगल पांडे शहीद हो गए। और दूसरा, मरने से पहले इन्होंने मारो फिरंगियों का नारा दिया था। कौन सा नारा? मारो फिरंगियों को। मारो फिरंगियों को। किसने नारा दिया? मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे के द्वारा मारो फिरंगियों को नारा दिया गया था। मंगल पांडे शून्य में विलीन हो गए। इस दुनिया में जो भी आया है सबको एक दिन मरना है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करके कुछ जाते हैं कि मरने के बाद जो है अमर हो जाते हैं। हर काम बुरा नहीं होता है, हर काम अच्छा होता है, बस उसको परिस्थितियां और समय जगह अच्छा बुरा बना देता है। उस समय इन्होंने 2 मर्डर करके भारत के इतिहास में अमर हो गए, क्योंकि जो समय की मांग थी उसके अनुसार इन्होंने काम किया। आज के समय में अगर ऐसा काम कर दें कोई व्यक्ति, तो पूरी जिंदगी जो है जेल के पीछे बितानी पड़ जाएगी। तो हर काम अच्छा होता है बशर्ते समय की मांग के अनुसार उसको किया जाए तब। इस घटना के वजह से मंगल पांडे की जो है शहादत के बाद इनकी डेड बॉडी को इनके परिवार के लोगों को भी नहीं दिया गया और बड़ा असम्मान तरीके से उसका निस्तारण किया गया। एक ये भी वजह था जिसके वजह से वहां पर 34वीं बटालियन के सैनिकों में मंगल पांडे, अगर जो है पूछा जाए कि मंगल पांडे जो है किस बटालियन के सिपाही थे, तो आप बताना कि मंगल पांडे जो है कौन से बटालियन के सिपाही थे? 34वीं बटालियन के सिपाही थे। 34वीं बटालियन के सिपाही थे मंगल पांडे। और इनके शहादत के बाद जो है 34वीं बटालियन को जो है भंग कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने सरेआम उनको फांसी दिया था ताकि कोई फिर मंगल पांडे न बने, लेकिन हुआ ठीक उसी का उल्टा रिएक्शन। इसलिए इस बटालियन को भंग कर दिया गया और यहां के सैनिकों को इधर उधर जो है ट्रांसफर दे दिया गया। कहा जाता है कि 34वीं बटालियन के ही जो है एक सिपाही थे जिनका नाम जो है कदम सिंह था। अपने मित्र शेखावत सिंह के साथ बैरकपुर छावनी से इनका ट्रांसफर दे दिया गया मेरठ छावनी। अब मेरठ छावनी में आ गए हैं। क्योंकि उन दिनों जितने भी आर्मी सेंटर जो कि समुद्र के किनारे होते थे, वहां पर हर जगह जो है, चूंकि गर्मी समुद्र के पास जो है ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक होती थी, अंग्रेज कम होते थे। लेकिन जो सेंटर उत्तर भारत में या पर्वतीय क्षेत्रों पर होते थे, जहां पर कि हमेशा ठंडक रहती थी, वहां इनकी संख्या सबसे अधिक होती थी। मेरठ आज दिल्ली के करीब है, अरावली की पहाड़ियों का जो है नजदीक ये हिस्सा है। हालांकि वहां पर भी जो आर्मी सेंटर था, वहां पर अंग्रेज सैनिकों की संख्या अच्छी खासी थी और भारतीय सैनिकों के साथ जो है बड़ा अनर्गल होता था। और यही वजह था कि यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों के मन में रोष उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है।
कदम सिंह ने अपने साथी सैनिकों को जो है एक दिन बुलाता है, इनवाइट करता है और कहता है, एक मंगल पांडे जिस दिन अपनी औकात पर उतरा तो 2 अंग्रेज अधिकारियों को उड़ा दिया, और यहां तो भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेजों से 4 गुनी है। हम 4 भी मिलकर के एक को नहीं मार सकते हैं। रोज रोज घुट घुट कर मरने से बेहतर है कि एक दिन ऐसे कुछ करके मरो, या तो दुनिया याद रखेगी और नहीं तो जिंदगी तो कम से कम अच्छी रहेगी। कदम सिंह, शेखावत सिंह, वहां के स्थानीय एक जो है व्यक्ति, इन लोगों का जो है नेतृत्व था, जिसकी वजह से मेरठ से 1857 की क्रांति का जो है श्री गणेश हुआ। और 1857 की क्रांति कब शुरू हुई तो आप कहेंगे 10 मई 1857। 10 मई 1857 से इस क्रांति की जो है शुरुआत हुई। और इसके क्रांतिकारी अगर जो है पूछा जाए कि क्रांतिकारी कौन थे तो आप कहेंगे कि जी हाँ, क्रांतिकारी जो थे उनका नाम था कदम सिंह। और शेखावत सिंह पहले ही दिन शहीद हो गए थे, लेकिन कदम सिंह जो है अपने विद्रोही सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिल्ली तक का सफर तय किया था। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई 1857 को। और कहां से शुरू हुई थी? कहां से शुरू हुई तो बताने की जरूरत नहीं है। कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। कहां से? मेरठ से जो है शुरू हुई। इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण अभी मैंने बताया था कि अगर जो है आपसे पूछे कि तत्कालीन कारण क्या था तो आप कहेंगे कि गाय और सुअर की चर्बी, गाय सुअर की चर्बी वाले कारतूस, यही सबसे बड़ा जो है इसका रीजन रहा था। और 1857 की क्रांति यहीं से जो है शुरू हो गई। मेरठ छावनी को भारतीय सैनिकों ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया, लूट लिया। बहुत से अंग्रेज अधिकारी जो है मारे गए। वो अलग बात थी कि उन्होंने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक वैसे ही जैसे हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी जो है ये डिस्क्लोज नहीं किया कि कितने लोग हताहत हुए या कितने आतंकवादी मारे गए थे। एक बात जो है ध्यान रहे, 1857 की क्रांति का प्लान जो है पहले से ही तैयार हो चुका था। ये क्रांति यहां से शुरू हो गई वो अलग बात थी। 1857 की क्रांति का जो पूर्व निर्धारित तिथि थी, अगर जो है पूछा जाए कि प्री डिसाइडेड डेट क्या था, पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, तो आप कहेंगे कि इसकी पूर्व निर्धारित तिथि थी क्या? 31 मई 1857। यानी आपसे जब ये पूछे कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी तो आप कहेंगे कि 10 मई 1857 को। कहां से? मेरठ से शुरू हुई थी। लेकिन अगर पूछे कि इसकी पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी तो आप कहेंगे कि इसकी प्री डिसाइडेड जो डेट था, इसका प्री डिसाइडेड डेट था 31 मई 1857 था। और ये कहां से शुरू होना था तो आप कहेंगे पूर्व निर्धारित, प्री डिसाइडेड, पूर्व निर्धारित स्थल कहां से शुरू होना था तो बिठूर से शुरू होना था। कहां से? बिठूर से शुरू होना था। बिठूर कहां पड़ता है? कानपुर के पास पड़ता है। शुरू होना था बिठूर से। शुरू कहां से हो गया? मेरठ से। शुरू किया जाना था 31 मई से। शुरू कब हो गया? 10 मई को। यानी पूर्व निर्धारित तिथि से लगभग जो है 20-21 दिन पहले ही शुरू हो गया। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर जो नेतृत्व किया था वो कदम सिंह थे, लेकिन यहां पर पूर्व निर्धारित नेतृत्व जो अगर जो है पूछा जाए, पूर्व निर्धारित नेतृत्व तो आप कहेंगे कि बिठूर से इसको शुरू किया जाना था। किसके द्वारा? नाना साहब। किसके द्वारा? नाना साहब। नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जबकि नाना साहब जिनका नाम वास्तविक जो है धोंदू पंत था। यही नाना साहब, मराठों को मैंने पढ़ाया तो आपको बताया, अंग्रेजों का सहायक संधि को स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा पेशवा जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय, उन्हीं के ये दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिनका नाम धोंदू पंत था। और धोंदू पंत कहा जाता है कि इनको अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाने का
सलाह आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तब जब यह हरि की पौड़ी में, हरिद्वार में कुंभ मेले में उनसे मिले थे और उनसे पूछा था कि भारत जिस अंग्रेजों के चंगुल में फंसा है उसको वहां से मुक्त कराने का उपाय क्या है। तो स्वामी जी ने बताया अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत क्या है, उनकी सेना। उनकी सेना में जो लोग हैं वो कहां से हैं, भारत से हैं। तो जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है उसी को कमजोरी में बदल दो तो बड़ा आसान है। और ये मुहिम जो है शुरू हुआ। रोटी और कमल, क्या अगर पूछे कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह क्या था, राष्ट्रीय चिन्ह क्या था, तो आप कहेंगे कि रोटी और कमल था। क्या था? रोटी और कमल। कमल का मतलब जो है, आज बीजेपी नहीं, तब तो बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं था। कमल का मतलब जो है, कमल भारत में धन का प्रतीक है। देवी माता लक्ष्मी का आसन कमल है, यानी उनका आशीर्वाद सब कुछ है, ये था। और रोटी तो बताने की जरूरत ही नहीं है। रोटी और कमल लेकर के जो है गांव गांव घूम करके जो सन्यासी थे, जिनके जिनके घरों में सेना में लोग काम करते थे, उनके घर पर जो है ये पहुंच करके और उनको निमंत्रण देते थे, उनको समझाते थे कि आपका बेटा, आपका भाई जब जो है छुट्टी आए तो उसको बताइए कि भारत में समस्या का सबसे बड़ा जड़ अंग्रेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनको यहां से उखाड़ फेंकने के लिए उनकी जरूरत है। 31 मई 1857 को पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जो है बवाल होगा, विद्रोह होगा। और आपका भाई, आपका बेटा जहां कहीं भी हो, उनसे कहना कि वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ वो जो है विद्रोह करे। दीपावली के समय में, होली के समय में, क्योंकि सबसे अधिक सेना में तब लोग हिंदू धर्म, आज भी वही स्थिति है, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। और अमूमन त्योहार पड़ता है तो छुट्टियों पर घर सबसे अधिक आते हैं। तो ये लोग जो है गांव गांव घूम करके और रोटी और कमल ले करके हल्दी बांटी जाती थी। तब बड़ा प्रतीक चिन्ह, बड़ा शुभ मानी जाती है हल्दी भारतीय समाज में। जिसको न लगे उसका जीवन ही बेकार है। तो हल्दी बांटी जाती थी, सही है। पहले शादी के में निमंत्रण पत्र नहीं भेजे जाते थे, हल्दी भेजी जाती थी। और ये 1857 की क्रांति शुरू होनी थी बिठूर से, कानपुर से, इन लोगों के नेतृत्व में, लेकिन हालात ने, परिस्थितियों ने इसको मेरठ से शुरू कर दिया। मेरठ को लूट लेने के बाद अब यहीं से ये खबर जहां जहां पहुंची, भारतीय सैनिकों ने वहां वहां अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत किया। आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में मिलूंगा तो बताऊंगा कि मेरठ के बाद जो है क्रांतिकारी सैनिक सबसे पहले कहां पर आक्रमण किए और किस क्षेत्र को अपने कब्जे में किए। वो कौन कौन से क्षेत्र थे जो कि 1857 की क्रांति में अपने सवाब पर रहे थे। तो वो कौन सा क्षेत्र ऐसा था जो 1857 की क्रांति से बिल्कुल अछूता रह गया। वो कौन से लोग थे जिन्होंने गद्दारी की, जिसकी वजह से ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस क्रांति में अपने प्राणों की आहुति दे करके और भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। इन सभी तथ्यों पर अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।